जय हिंद। देखिए कल हम जो है 2020 का सेट 346 यस का अनसॉल्व फिजिक्स पेपर सॉल्व करा रहे थे। खंड बा तक कल हो गया था, आज खंड 7 से स्टार्ट करना है। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, वहां तक हमने खंड बा तक उसको हल कराया है। अब आपको यहाँ से खंड 7 से स्टार्ट करना है। देखिए 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। 3 का नंबर का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो 3 का है, तो इसको देखिए पहले। प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरण प्रतिघात में जो है विभवांतर, ये विभवांतर होता है और यहां पर होती है आपकी धारा। इन दोनों के बीच जो कोण होता है वह 90 होता है, पता है। लेकिन कह रहा है प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा अर्थात इसमें प्रेरकत्व लगा हुआ है, शुद्ध प्रेरकत्व है, तो विभवांतर और धारा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है और यह विभवांतर जो धारा से 90 डिग्री आगे होता है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसमें और क्या पूछा है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखने के लिए यहाँ पर देखिए आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपान ओमेगा यल। आई नॉट क्या है, अधिकतम धारा, वी नॉट क्या है, अधिकतम वोल्टेज, ओमेगा क्या है, वृत्ति, यल क्या है, प्रेरकत्व है। तो यहां से अगर इसको हम लाएंगे वी नॉट, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू ओमेगा यल। ये जो वी नॉट अपान आई नॉट है इसी को कहा जाता है यक्स यल, प्रेरण प्रतिघात, जिसके बराबर हो जाएगा ओमेगा यल। यही क्या है, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र है। यक्स यल क्या है, प्रेरण प्रतिघात ओमेगा यल। अगर यहाँ ओमेगा का मान हम रख देंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई एफ यल आवृत्ति के रूप में। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, एफ क्या है, वृत्ति, यहाँ रख देंगे क्या बन जाएगा 2 पाई ओमेगा यल। इसको आप लोग उतार लीजिए। आप जो कॉपी बनाए हैं फिजिक्स की अनसॉल्व की, उसमें जो है केवल पेपर ही सॉल्व कीजिएगा, आपका 40-50 नंबर फिक्स हो जाएगा, चाहे अभी तक आपने पढ़ा है कुछ भी या नहीं पढ़ा है। इसको उतार लीजिए, चलते हैं दूसरा नंबर पर। हो गया। अब देखिए 3 का खा नंबर क्या है, कह रहा है 3 का खा में तरंग दैर्ध्य दिया गया है 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालेंगे इसका सूत्र होता है 12375 अपान लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12375 बटे लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है इलेक्ट्रॉन किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम ई निकालेंगे इक्वल टू 12375 अपान लैम्डा का मान दिया गया है 5 × 10⁻⁷ मीटर है। इसको बनाना है एंगस्ट्रॉम में, तो एक मीटर में होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम में चेंज हो गया, क्योंकि इसमें मीटर में दिया गया है, इसको एंगस्ट्रॉम में बनाकर यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 12375 अपान 5, 7 में से 10 में 3, 7 × 3 बजेगा 10⁻3। अगर इससे हम भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 5 चौक 20, 3 5 7 35, 5 25 बटे 10⁻3। अगर 10⁻3 है, अगर इसको हम दशमलव लगाएंगे ऊपर तो इधर देखिए तो इक्वल टू हो जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से बता सकते हैं क्वेश्चन, ठीक बताएंगे। तो इसको उतार लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया। अब देखिए 3 का ग नंबर क्वेश्चन,
3 का क्या है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, देखिए रे ऑप्टिक्स का। कह रहा है यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है प्रिज्म के, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम अपान 2 बटे में साइन a अपान 2। यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल एम क्या है, ये न्यूनतम विचलन कोण है। इसमें कहा ये दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात a इक्वल टू दिया गया है डेल एम। जब ये दोनों बराबर हैं आपस में तो यहाँ पर रख देंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा साइन डेल एम का स्थान पर a रख देंगे तो हो जाएगा 2a अपान 2 अपान साइन a बाई 2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, ये आ गया साइन a बाई 2 अपान साइन a अपान साइन a बाई 2। यहाँ पे देखिए साइन ए का फार्मूला लगाएंगे साइन 2a का, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यहाँ से साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, केवल 2 कॉस a बाई 2। समझ में आया? कोई अगर दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से क्वेश्चन को बताएंगे। क्लियर? यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आंसर है यह जो है अग्रवाल का है, इसमें जो है आंसर सही दिया गया है। यदि आप राजीव प्रकाशन के लिए तो उसमें आंसर जो होता है क्वेश्चन का मिसप्रिंट रहता है, इसलिए आप अग्रवाल का हम इसमें हल करा रहे हैं, आप अग्रवाल का ही देखिएगा। तो इसको उतार लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। घ नंबर क्वेश्चन अब देखिए आगे, निम्नलिखित तर्क, ये देखिए इसमें स्टार बना हुआ है, इस वर्ष इसको काटा गया है सिलेबस से। घ नंबर कटा है और जो अथवा करके दिए गए ये भी दोनों कटा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब आज खंड नंबर दा में आ गए हम। खंड नंबर अगर यदि हम दा देखेंगे तो इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। इधर देखिए पहला नंबर क्या है, 4 का नंबर है। क्वेश्चन पढ़िए। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया उसको हम लिखेंगे। इसमें दिया गया है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं क्रमशः, पहला जो है उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है। तो P का मान यहां पर दिया गया है 10 डायोप्टर, P2 का मान यहां पर दिया गया है 2 डायोप्टर, क्योंकि दूसरा वाला लेंस अवतल लेंस है और उसकी जो क्षमता ऋणात्मक होती है, इसलिए यहां पर हो जाएगा -2 डायोप्टर। क्लियर? तो यहां पर हम पहले निकालेंगे अब कुल क्षमता, यहां पर निकालेंगे लेंस की कुल क्षमता। अगर हम निकालें यहां पर तो यहां हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 का मान 10 डायोप्टर है -2 डायोप्टर, घट जाएगा तो हो जाएगा ये 8 डायोप्टर। 8 डायोप्टर आ गई कुल क्षमता। अब यहां से निकालेंगे हम फोकस दूरी, कुल लेंस की फोकस दूरी यदि हम यहां पर निकालें तो यहां पर F इक्वल टू हो जाएगा 1/P होता है। क्योंकि हमें सेंटीमीटर में निकालना है इसलिए यहां पर 100/P कर देंगे। P का मान कितना दिया गया है 8, यहाँ पर हो जाएगा 100/8। इसको काटेंगे हो जाएगा 50, 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 25/2। यहाँ कुल फोकस दूरी F का मान कितना आ गया 25/2। क्लियर? अब जो है क्या पूछा इसमें देख लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति देखिए यहाँ पर कुल क्षमता किसमें आई है, धनात्मक में। 8 डायोप्टर धनात्मक है इसलिए उत्तल लेंस होगा। ठीक, प्रकृति इसकी उत्तल हो गई, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है युग्म प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ फोकस दूरी आ गई और जो है इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
देखिए हमारे पास कुल फोकस दूरी आ गई है F इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, और इसमें दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर दिया गया है -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी याद करेंगे 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। सभी को सूत्र पता है। यहाँ से 1/F का मान कितना है यहाँ रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे, 2/25 इक्वल टू 1/V माइनस 1/-25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 1/V इक्वल टू 2/25 माइनस 1/25। अगर यहाँ से देखिए 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 2 माइनस 1, अर्थात 1/V इक्वल टू ये आ गया 1/25, या यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों आंसर निकल आएगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर लेंस से, और कौन सा लेंस होगा ये, उत्तल लेंस। क्लियर, इसको उतार लीजिए, चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ख नंबर है, यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए यह है डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन और जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बोलने वाले लिखने वाले परिभाषा, उनको हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो प्रीवियस ईयर में आएंगे। इसलिए इसको छोड़िए, अभी हम वहाँ पर आपको जो छोटे छोटे आंसर हैं और जो सवाल है उसको हल करा रहे हैं। डेरिवेशन के हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सभी एकदम सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा। क्लियर। अगला नंबर देखिए, इसमें स्टार बना है, ये क्वेश्चन इस बार काट दिया गया 2022 में। घा भी कटा है, इसमें स्टार बना है। क्लियर। आइए अब अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंगा नंबर कह रहा है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अनंत लंबाई के किसी तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = λ/2πε0 r। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, आर क्या है, दूरी है, और E0 आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से E = हो जाएगा, लैम्डा का मान दिया गया है 10 × 10⁻⁸/2 पाई E0, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। आर का मान दिया गया है, आर का मान 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको इसमें लिखना है मीटर में। यदि हम 2 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। क्लियर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। E = हो जाएगा 10 × 10⁻⁸ अपान, इसको ऐसे रहेंगे 2 पाई E0, 2 दूना 4 कर दीजिए, इसको 2 दूना 4 10⁻2 पाई E0। ये देखिए ई का मान आ गया, इसको चाहे तो और आगे आप हल कर सकते हैं या यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए। क्लियर। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको उतार लीजिए। अब देखिए 5 का आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें जो कह रहा है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन क्षेत्र के लिए सूत्र P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R, S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी डेरिवेशन है, इसको हम बताए हैं कि अलग से वीडियो लेकर आएंगे डेरिवेशन, इसको छोड़िए। खा नंबर भी डेरिवेशन है, गा नंबर में डेरिवेशन है, और घा नंबर कटा है। अंगा नंबर में डेरिवेशन है, इसके हम वीडियो बनाएंगे पूरा। अंगा नंबर के अथवा जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। 5 का अंगा नंबर देखिए,
5 का अंगा नंबर में कह रहा है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवधिष्ठक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अवधिष्ठक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है एफ नॉट, अवधिष्ठक की फोकस दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर। एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है 6.25 सेंटीमीटर। और जो है एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ से अगर आप देखें तो अवधिष्ठक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात v का मान जो बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब। ठीक। अब पूछ रहा है कि u नॉट का मान अवधिष्ठक की कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए। यहाँ से अगर हमें u नॉट का मान निकालेंगे, इसी का मान पूछ रहा है। क्लियर। तो यहाँ से 1/f नॉट इक्वल टू 1/v माइनस 1/u नॉट। यहाँ से 1/f का मान कितना दिया गया है? 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/ माइनस 25 माइनस 1/u नॉट। इसको उधर लाएंगे उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/u नॉट इक्वल टू माइनस 1/25 माइनस 1/2 या 1/u नॉट इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा -2 माइनस 25 अपान 50 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ से 1/u नॉट इक्वल टू हो जाएगा 25 2 27 माइनस 27 अपान 50, या u नॉट का मान यहाँ से जो है 50 ऊपर चला जाएगा माइनस 27, 50/27 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि यह लेंस से आगे वस्तु रखी गई है। क्लियर। तो u नॉट का मान इतना आ गया, ये हो गया पहला आंसर। और दूसरा क्या पूछ रहा है इसको लिख लीजिए। दूसरा क्या पूछ रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है देखिए। आवर्धन क्षमता का यहां से हम निकालेंगे, एम इक्वल टू होता है माइनस वी नॉट अपान यू नॉट 1 प्लस डी अपान एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तो इसका सूत्र क्या होता है? माइनस वी नॉट अपान यू नॉट 1 प्लस डी अपान एफ ई। क्लियर। यहाँ पर अगर हम समान रंग देंगे तो इसका जो है आवर्धन क्षमता निकल आएगी। इसको आप निकाल लीजिएगा। जो मान निकला है, वी नॉट का मान निकला है, यू नॉट का मान निकला है, 1 प्लस डी अपान एफ ई का मान निकला है। डी का मान पता होता है, एफ ई का मान दिया गया है। आप इसको धर के आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। खंड या में देखिए, खंड या क्या कह रहा है? खंड या में कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर में स्टार बना है 6 नंबर में, तो यह क्वेश्चन इस बार सिलेबस से काटा गया है। अथवा करके आइए, अथवा वाला जो सुनिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश y में 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? अपवर्तित प्रकाश। दूसरा क्या है? परावर्तित प्रकाश। तो सुनिए 6 नंबर का जो है का अथवा है, अथवा क्वेश्चन। पहला पूछा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है? इसको सुन लीजिएगा, इसको हम आपको लेकर आएंगे वीडियो बढ़िया से। इस पर सुन लीजिए है क्या। हाइगेंस ने जो है 3 बातों में अपना सिद्धांत बताया है। उन्होंने पहला जो बताया है पॉइंट, उसमें तरंग गार्भ को परिभाषित किया है, तरंग गार्भ को परिभाषित किया है। दूसरा में जो बताया है वह द्वितीयक तरंगिका के बारे में बताया है।
द्वितीयक तरंग के बारे में बताया है। और तीसरा जो पॉइंट उसमें बताई है, उन्होंने इस द्वितीयक तरंगिका का एक जो है स्पर्शी खींच दिया है और बताया है कि वो भी एक तरंगार्घ की तरह कार्य करता है, स्पर्शी खींचा है। इन पॉइंटों से आप हमेशा के लिए उसको याद कर सकते हैं दिमाग में अपने कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में कितने पॉइंट है, 3। तरंगार्घ पहले बताया है, दूसरे में द्वितीयक तरंगिका के बारे में बताया है, तीसरे में स्पर्शी के बारे में बताया है। इस पर आपको हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें बढ़िया समझाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। आइए सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का क्वांटिटी प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान दिया गया है। लैम्डा जब वायु में है, किसमें है, वायु मतलब एयर में है, जिसका मान दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम इसका मान दिया गया है। और यन का मान दिया गया है 1.5। इसमें निम्नलिखित प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या है, जब जो है अपवर्तित हो प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश हो, जब प्रकाश अपवर्तित होता है या परावर्तित होता है, केवल उसकी आवृत्ति निश्चित रहती है। ये बहुकल्पी क्वेश्चन बनता है, सुन लीजिए। केवल आवृत्ति निश्चित रहेगी, उसकी चाल भी बदल जाएगी, उसकी तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से पूछा है कि तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, जब अपवर्तित होती है तो n इक्वल टू होता है λ1/λ2। λ1 चाहे यहाँ पे एयर बना लीजिए और प्रकाश की किरण किस में जा रही है, कांच में जा रही है, तो यहाँ λ2 के स्थान पर लिख लीजिए ग्लास जी। तो यहाँ से n का मान कितना दिया है 1.5, λ का मान कितना दिया गया है 6000 बटे लैम्डा जी का मान निकालना है। तो यहाँ से लैम्डा जी का मान निकल आएगा 6000/1.5। इसको अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 15 चौका 60, 0 0 एक दो दशमलव है, यहाँ 0 और लग जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो जब अपवर्तित होती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। अब यहीं अगर हम चाल भी इसी तरह निकाल लेंगे, जब अपवर्तित होती है प्रकाश की किरण, तो यहाँ से ये भी निकल आएगा n इक्वल टू होता है C/V। C क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है, और V क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ से n का मान 1.5 इक्वल टू C का मान कितना होता है, निर्वात वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान V यहाँ पर है, V निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान 1.5, या V इक्वल टू यहाँ से इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, और प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, जब प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, तब जो है पूछा है तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की चाल। तो जब परावर्तित होगी तब उसी माध्यम में रहेगी, किसमें, वायु में भी रहेगी, तो तरंग दैर्ध्य उसकी जो है निश्चित रहेगी। तरंग दैर्ध्य कितनी रहेगी, जी भी 6000 एंगस्ट्रॉम जितना दिया गया है, 6000 एंगस्ट्रॉम रहेगी। और जो चाल होगी वो भी निश्चित रहेगी। चाल भी कितनी हो जाएगी, V का मान कितना जाएगा ग्लास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब अपवर्तित होती है तभी ये दोनों में चेंजेस होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जब परावर्तित होती है तो किसी में चेंजेस नहीं होगा, वही तरंग दैर्ध्य भी रहेगी, वही प्रकाश की चाल भी रहेगी, आवृत्ति भी वही रहेगी। क्लियर। किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। खंड यामा अगला क्वेश्चन है 7। इसमें जो है कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। इतना इतना दिया गया है, इसको जो है आपको हम डेरिवेशन में कराएंगे, इसे छोड़िए। अब जो है अथवा में क्या कह रहा है सुनिए। द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे से किस प्रकार भिन्न होती हैं, ये पूछा गया है।
तो हम द्रव्य तरंगे और यांत्रिक विद्युत चुम्बकीय तरंगे के लिए एक अलग वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आइए आगे, सवाल क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 22 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। पहले त्रिज्या कितनी दी गई है, कोई मान लीजिए परमाणु है, इसके चारों ओर एक कक्षाएं बनी हुई हैं। इसकी जो है त्रिज्या दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और जो इसकी जो चाल दी गई है इलेक्ट्रॉन की, मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी चाल जो दी गई है वो है 22 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर हमको b का मान पता है और जो है इसकी त्रिज्या r का मान पता है। हमें जो है इसमें विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। क्लियर? तो देखिए इसको हमको इसमें विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, निकालना है। त्रिज्या दी गई इतनी और जो है उसका इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है 22 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। इस कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, I = Q/T होता है। T क्या है, समय है, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ से हम I = कर निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा आपका Q का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपान T का मान क्या होता है, समय इक्वल टू क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होती है इसकी, कुल दूरी मतलब इसकी परिधि हो जाएगी, जो इसका मान होगा 2πr अपान चाल क्या है v। अब यहाँ से देखिए हम इसका मान निकाल सकते हैं। I = हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू v का मान दिया गया है 22 × 10⁻6 अपान 2π, r का मान कितना दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इसको अगर मीटर बनाएंगे तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ लिख देंगे 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से I = क्या हो जाएगा, इसको आप निकाल सकते हैं 1.6 यदि हम पावर को इसको कम करेंगे तो हो जाएगा 10⁻13 इंटू 22 अपान 2π, यहाँ से दशमलव इधर ले जाएंगे तो 5 × 10⁻, हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, हो जाएगा ये घट जाएगा -11 हो जाएगा। I का मान कितना हो जाएगा, इतना। इसको आप हल करके निकाल लीजिएगा अपने कॉपी में, सरल है एकदम। पाई का मान यहाँ 3/4 रख दीजिएगा या 3.4, उसके बाद इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसको उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन है, इसमें स्टार बना है, इसको छोड़िए। ठीक, अथवा में क्या दिया है, दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना, डेरिवेशन है, इसको हम वीडियो बनाएंगे, आपको बता चुके हैं। नौवा क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये भी डेरिवेशन है और सिद्धांत इसको हम लेकर आएंगे। अथवा में क्या दिया गया सवाल, इसको पढ़िए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई इक्वल टू दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू दिया गया है AT² प्लस BT प्लस C के अनुसार परिवर्तित होती है। A B C की मात्रा ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्या है, A का मान दिया गया है, B का मान दिया गया है, C का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या है, सभी पता है, उसमें आपको हम अलग से जो वीडियो लिए उसमें बताएंगे, सुन लीजिए क्या है। पहला तो यह है कि जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक विद्युत वाहक, एक बल उत्पन्न हो जाता है उनके सिरों पर, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरा फैराडे का नियम, लेंज का नियम है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, ये ऐसे नियम है, उसमें आपको हम बताएंगे जब इनका नियम पढ़ाएंगे। ये सवाल देख लीजिए, यहाँ पर सवाल इतनी दी गई है, फ्लक्स है फाई इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C दिया गया है। इसमें पहला क्या पूछ रहा है, A B तथा C के मात्रक निकालिए। A B तथा C के मात्रक जो है निकालना है।
तो यहाँ से देखिए कक्षा 11 में है जो बीमा वाला चैप्टर, उसमें दिया गया है बीमाओं का समांगता का सिद्धांत, अर्थात जितनी भी राशियां जोड़ी गई हैं दूसरी ओर, इनकी बीमा इसके बराबर होगी पहले वाले की। ठीक, यही बीमाओं का समांगता सिद्धांत है। तो यहाँ से फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा AT स्क्वायर, फाई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा BT, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर C। तो यहाँ फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक क्या होता है वेबर। तो यहाँ से अगर हम ये का मात्रा निकालेंगे तो टी को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा वेबर प्रति, टी क्या है समय है, समय मात्रक सेकंड, स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर, ए का मात्रक वेबर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा वेबर प्रति सेकंड। इसी तरह से हम सी का निकालेंगे तो इसमें कोई टी नहीं केवल है, तो इसका मात्रक केवल क्या हो जाएगा वेबर। किसी कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया पहला वाला, तीनों चीजें पूछी थी ABC का मात्रक, तीनों को हमने निकाल लिया। और दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है देखिए, दूसरा नंबर पूछ रहा है यदि ए का मान दिया गया है, दूसरे नंबर में ए का मान दिया गया है 0.3, बी का मान दिया गया है 0.6, सी का मान दिया गया है 0.8 तथा टी का मान दिया गया है 2 सेकेंड। टी का मान 2 सेकेंड है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। डी क्या है, मतलब जो फाई है विद्युत फ्लक्स, उसी का क्या करना है अवकलन। तो यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी टी, विद्युत फ्लक्स का मान इसमें कितना दिया गया था अभी, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। यहाँ से इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा टी के सापेक्ष, तो माइनस AT का अवकलन क्या हो जाएगा 2AT प्लस BT का अवकलन क्या हो जाएगा केवल B, C का अवकलन 0। तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2AT प्लस B। अब यहाँ जो है साइंस मान रख के इसका निकल आएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटा दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं, केवल दिशा व्यक्त करता है। तो यहाँ से 2 इंटू ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया है 0.3, टी का मान कितना दिया गया है 2 प्लस बी का मान कितना दिया गया है 0.6। यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 4 3 12 2 दूना 4 4 3 12 1.2 प्लस 0.6, दोनों को जोड़ देंगे 12 6 18 1.8। ठीक, विद्युत वाहक बल का कितना आ गया 1.8। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं अगला नंबर। देखिए एक अंशाल वाला जो है खत्म हो गया, ये था सेट नंबर 346 यक्ष यस खंड, या भी समाप्त हो गया और 2020 का था ये। अब जो है हम कल लेकर आएंगे आपके लिए सेट 2 है 346 यक्ष टी। आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन अंशाल होगा करते जाइए और उसको कॉपी में लिखते जाइए, और इसका जो पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा था उसको जाकर भी